फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इजराइल के बारे में रोचक तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इजराइल। तो चलो पता करते हैं इजराइल के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे हैं जो मौका मिलते हैं इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। इन सब के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया यह देश अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो स्वाभिमानी एवं देशभक्त होते हैं, और इन्हीं लोगों की देशभक्ति के कारण इजराइल आज अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर उनका जवाब देता है। दोस्तों, आज हम इजराइल के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताएंगे जिन्हें आज के समय में आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आजादी मिली और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई जिसे इजराइल नाम दिया गया। इजराइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले से होता रहा है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद जैकब का नाम भी इजराइल रखा गया था। इस शब्द का प्रयोग उसी समय से यहूदियों की भूमि के लिए किया जाता रहा है। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, और इस देश की एक सबसे खास नीति है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। यानी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो उसे खुद ब खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, और वह जब चाहे तब इजराइल में जाकर रह सकता है। इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। दोस्तों, हमारे देश में हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिब्रू भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था, और इस भाषा को सीखने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन जब इजराइल की स्थापना हुई तो देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को फिर से पुनर्जीवित किया और उसे इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया, और इस तरह से इस भाषा का पुनर्जन्म हुआ। 2000 आंकड़ों के अनुसार इजराइल की कुल जनसंख्या 92 लाख के आसपास है। देखा जाए तो यह दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की जनसंख्या से भी कम है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह भारत के केरल से भी छोटा है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इजराइल का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो, उसे कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, हर किसी को इजराइल की सेना में कुछ समय की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। 15 साल की उम्र से ही इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। वहाँ के नियम के अनुसार लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। दोस्तों, इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी वहाँ भारत या ब्रिटेन की तरह लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर परंपराओं और देशवासियों की सुविधाओं के हिसाब से नियम कानून बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आप सभी ने साइकिल तो जरूर चलाया होगा, लेकिन क्या साइकिल चलाने के लिए आपने कभी लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली वायुसेना है। इजरायली वायुसेना की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1976 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 248 पैसेंजर से भरे इजरायली प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए थे, तब इजराइल सरकार के आदेश पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे ऑपरेशन एंटेबे भी कहा जाता है, चलाया गया। इसमें इजरायली वायुसेना अपने देश से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में घुसकर सिर्फ 90 मिनट में अपने सभी बंधक नागरिकों को सकुशल छुड़ा लाई थी। दोस्तों, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। यानी इजराइल की तरफ दागी गई कोई भी मिसाइल इजराइल पहुंचने से पहले ही
नष्ट कर दी जाएगी। हथियार ही नहीं बल्कि विज्ञान के मामले में भी इजराइल काफी आगे है। मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फोन इजराइल में ही बनाया था, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप भी इजराइल में ही बना था। इतना ही नहीं दोस्तों, पहली वॉइस मेल तकनीक भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे। उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसके अलावा मशहूर सोशल साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी यहूदी ही हैं। दोस्तों, अपनी आजादी के समय इजराइल एक बंजर जमीन का टुकड़ा मात्र था, जहां न खेती की जा सकती थी और न ही वहां पानी का स्रोत था। लेकिन जल्दी ही टेक्नोलॉजी के दम पर इजराइल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। आज की डेट में इजराइल अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। इसके अलावा समुद्र के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों में प्रयोग करता है। दोस्तों, इजराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर ही है, क्योंकि यहाँ सरकार हर व्यक्ति को किताबें मुहैया कराती है। इन सब के अलावा इजराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी जेविश नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है। दोस्तों, आज के समय में जब हमारे देश में किताबें बहुत महंगी हैं और स्कूल वाले तो बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करके जबरदस्ती किताबें खरीदवाते हैं, ऐसे में हमें इजराइल से सबक लेना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। इजराइल का समुद्र तट सिर्फ 273 किलोमीटर लंबा है। इसके बावजूद यहाँ 137 ऑफिशियल बीच है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर आप इसकी निगाहों में आ गए तो इसके एजेंट्स आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। तब तक कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर लॉन्च किया था और मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा था कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दोस्तों, अगले 22 सालों तक मोसाद के एजेंटों ने उस आतंकवादी हमले में शामिल रहे एक आतंकी को खोज कर मारा था। दोस्तों, इजराइल की सैन्य ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जून 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था, तो उसने पलटवार करते हुए मात्र 6 दिनों में सभी को पूरी तरह से हराया था। उस हार को अरब देश आज तक नहीं भूले हैं। इतिहास में इस घटना को 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद भी 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। इसके पीछे शायद उन सभी प्रधानमंत्रियों के खास वोट बैंक के नाराज हो जाने का डर था। लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उनके इस दौरे ने भारत और इजराइल की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। दोस्तों, 2014 से पहले जब हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला होता था, तब उसकी कड़ी निंदा की जाती थी और फिर डॉजियर पर डॉजियर सौंपे जाते थे। जबकि 1948 से ही इजराइल का एक ही मूल मंत्र रहा है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिक को मारेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने ये करके भी दिखाया है। दोस्तों, इजराइल से सिर्फ 1 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन विकास के मामले में आज हम कहाँ हैं और इजराइल कहाँ है, ये आप सभी को पता है। हम सभी को भी इजरायली नागरिकों से सीख लेनी चाहिए और अपने देश की तरक्की में पूरा योगदान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग वीडियो था। अमेजिंग वीडियो क्या मैं कहूंगी, अमेजिंग कंट्री है। मतलब जो उन्होंने लास्ट में बताया कि हमें आजादी सिर्फ 1 साल पहले मिली थी एज कंपेयर टू इजराइल, और अब देखो इजराइल कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो यही दिखता है कि एक छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन कितनी है, लैंड कितना है, केरला जितना लैंड है, पॉपुलेशन दिल्ली से भी कह रहे हैं कम है, और अचीवमेंट्स अमेजिंग। मतलब इससे क्या पता चलता है कि हार्ड वर्किंग अगर लोग हो किसी कंट्री के, चाहे वो कंट्री छोटी है, लोग कम है, वो सब बड़ी कंट्रीज को सबको पीछे छोड़ सकती है। तो भाई हम इंडियंस जो इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, अगर सब मिलके वैसे ही करें जैसे इस कंट्री में सब अपने कंट्री के लिए काम करते हैं, तो इंडिया को तो बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो वही जैसे कहते हैं ना कि आप इनसे सीखना चाहिए हमें, तो ऑब्वियसली हर जगह से जो अच्छी बातें वो हमें सीखनी चाहिए और उनको यूज करना चाहिए ताकि अपनी कंट्री आगे बढ़े। और हर चीज में मैं वो भी सुन के बहुत हैरान हुई कि ना वहां पे कोई खेती हो सकती थी,
एरिया उनके पास आया जहां पे उनको सेटल होना पड़ा, ना वहां खेती हो सकती, ना कहीं पानी, उसमें कुछ भी नहीं। और उन्होंने उसको साइंटिफिकली इतना डेवलप किया कि वहां से जो समुद्र का पानी है उसको साफ करके कैसे वहां से खेती करेंगे, उसको पीने के लिए करेंगे। हर चीज में प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व कर दी। अमेजिंग, ऑल बिकॉज ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। अमेजिंग वीडियो, काफी अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सारी बातें ये पता थी मोस्टली। अब ये है कि देखिए इजराइल बहुत छोटा है साइज में, इसलिए उनके लोग कम हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हर बंदा वॉर में जाके लड़ सके। रीजन क्या है कि आबादी कम है। ठीक है, कल को उनका पुराना एक्सपीरियंस है, दुश्मन ज्यादा है, 6 कंट्रीज ने इकट्ठे अटैक किया था, तो उनको पता है कि हमारी जो आबादी है उसमें हर बच्चे को, मतलब रियलिटी में जो होते हैं बच्चे को लड़ना। 15 साल कुछ कह रहे थे ना, हाई स्कूल के बाद। जैसे हम लोग कहावत बोलते हैं बच्चा लड़ेगा, यहाँ पे लिटरली एक्चुअली बच्चा लड़ेगा। तो उन्होंने सभी लड़के और लड़कियों को कहा था, जैसे ही मेरे ख्याल से 18 साल के होते हैं, कि तुम्हें जाना ही है वॉर में, जिससे तुम्हें कभी भी कहा जा सकता है वॉर में आने के लिए। तो इसलिए हर बंदे को फाइटिंग आती है, वॉर आती है, तो ये तो अच्छी बात थी। और दूसरी बात जो है, जो मैं पहले एक हमने वीडियो किया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज द वर्ल्ड, उसमें मैंने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स, वो बात सही है, न्यूक्लियर वेपन सही है। मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े थे, उसमें एक पॉइंट था कि वियतनाम में अमेरिका क्यों नहीं जीता, राइट? क्योंकि वियतनाम में अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ते हैं तो पूरे अच्छे और बुरे सबको वाइप आउट कर देते हैं, प्लस आपका गिल्ट आता है, गिल्टी होते हैं आप कि आपने अच्छे लोगों को उड़ा दिया। इसलिए वो जो वीडियो था वो थ्योरेटिकल था कि कौन किसको हरा सकता है। हाँ, किसको हराने में न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके पास ज्यादा है वो उड़ा के जीत सकता है, मगर गिल्ट आएगा क्योंकि आप बेकसूर इंसान को भी मार देते हैं, राइट? तो वियतनाम पे यूएसए चाहता तो बॉम्ब फेंक सकता था, मगर नहीं अगर बॉम्ब फेंकता तो जो इनोसेंट लोग हैं वो मर जाते हैं, उससे पूरा पर्पस से डिफीट हो जाता। फाइट गवर्नमेंट से है, लोगों से नहीं, लोगों ने कुछ नहीं किया, तो वो रीजन था। दूसरी बात आपने कहा था कि अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही हो तो बहुत है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की रेंज होती है। कितना बड़ा, जितना हैवी न्यूक्लियर बॉम्ब होगा उतना बड़ा आपको प्लेन चाहिए होगा, उतना बड़ा आपको फेंकना पड़ेगा, उतनी स्लो होगी स्पीड। तो डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं था कि जब हिरोशिमा नागासाकी में एक बॉम्ब फेंका था तो पूरा जापान वाइप आउट हो गया था, नहीं। तो हर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की रेंज होती है, वो आप देख सकते हैं इंटरनेट में 1 मेगाटन की कितनी रेंज है। और आजकल के जमाने से वो बॉम्ब जो उस वक्त फेंके थे वो बहुत छोटी उनकी रेंज है, राइट? तो रेंज की बात है। दूसरी बात यह है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, पहली बात तो वो इतने बढ़िया नहीं होते। इवन इजराइल भी कहता है कि कई बार मिसफायर होते हैं, मतलब अगर आप फेंकते हैं एक तो वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में। मैं मान लो 2 फेंक दूं, फिर आपके सिस्टम में स्ट्रेस है, मैं 3 फेंक दूं, मैं 100 फेंक दूं, फिर आप कैसे किस किस को बचाएंगे, राइट? तो जितने ज्यादा आप प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं उतना उनका सिस्टम शेकी हो जाता है, होल्स बन जाते हैं और हो सकता है। तो अगर आपके पास एक ही बॉम्ब है, आप फेंकते हैं तो वो अपने न्यूक्लियर डिफेंस से उसे रोक सकते हैं, मगर आप 100 फेंकेंगे तो वो नहीं रोक पाएंगे। और दूसरी बात यह, हर एक न्यूक्लियर वेपन की अपनी रेंज है, तो थ्योरेटिकली वही जीतेगा जिसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि एक नहीं होने चाहिए, बहुत सारे। आपको जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, एक ही कंट्री कई और डिफरेंट कंट्री से लड़ाई कर रही थी, तो आपको काफी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। आप मल्टीपल कंट्री से फाइट कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रंट्स पे फाइट कर सकते हैं। उनके एयर डिफेंस को ब्रेक करने के आपको मल्टीपल वेपन्स फेंकने पड़ेंगे, मगर न्यूक्लियर वेपन से इनोसेंट इंसान की भी जान जाती है, इसलिए वो कोई बंदा करना नहीं चाहता अनलेस। अब दूसरी बात यह थी कि जो जापान ने जब अटैक किया था, वाकई जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर हवाई में है, तो मगर वो यूएसए की टेरिटरी है। अगर मान लीजिए अंडमान निकोबार में अगर कोई वॉर कर देता तो इंडिया चुप थोड़ा बैठेगा। इंडिया कहेगा अंडमान निकोबार मेरा है भैया, तुमने मेरी टेरिटरी पर अटैक किया है, अगर मेरी टेरिटरी पे अटैक करोगे तो पूरी वॉर हो जाएगी। तो वही हुआ था, क्योंकि रूल यही है हर एक कंट्री का कि जो मेरी धरती है उस पर तुम 1 इंच भी लेते हो, वॉर मतलब तुमने डिक्लेयर कर दी। फिर अगर तुमने मेरी 1 इंच में भी तुम आ गए तो वॉर डिक्लेयर कर दी, मुझे रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। तो वो रीजन था कि अगर आपने यूएस की मतलब स्टेट है हवाई, यूएस के स्टेट पे आपने किया तो आपने पूरे यूएस से पंगा ले लिया, फिर तो रिस्पॉन्स बाकी था। फिर भी आपके काफी अच्छे कमेंट्स थे और काफी अच्छा वीडियो था। इजराइल को अप्रिशिएट करने वाली बात
बहुत जबरदस्त है और उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही थी, तो वो सारी एक से एक बढ़कर हैं। वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया। तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।